करते हैं पदार्थ किसे कहते हैं। देखो, ब्रह्मांड में पाए जाने वाली जो प्रत्येक वस्तु है जिसका कोई ना कोई द्रव्यमान होता है और या अगर वो स्थान घेरती है तो ऐसी वस्तु क्या कहलाती है, द्रव्य कहलाती है या पदार्थ कहलाती है। तो देखो क्या है, सबसे पहले हम पदार्थ की परिभाषा की बात करते हैं। पदार्थ किसे कहेंगे, यानी ब्रह्मांड में पाए जाने वाली हर वस्तु, हर वह वस्तु जिसका कोई ना कोई द्रव्यमान होता है, जिसका कोई ना कोई द्रव्यमान होता है और वह वस्तु स्थान घेरती है। यानी हम पदार्थ किसे कह रहे हैं, यानी हर वह वस्तु जिसका कोई ना कोई द्रव्यमान हो, यानी द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब है मास, कोई ना कोई उसका मास हो और वह वस्तु स्थान घेरती है, वह क्या कहलाती है, पदार्थ कहलाती है। और जो पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलके बने होते हैं, यानी छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। अब दोस्तों हमने ये तो पता कर लिया द्रव्यमान होता है, स्थान घेरती है और छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे मेरे हाथ में ये मार्कर है, ये मार्कर क्या है, ये एक पदार्थ तो है। जिस मोबाइल से आप वीडियो देख रहे हैं वो भी क्या है, एक पदार्थ ही है। यानी ब्रह्मांड में पाए जाने वाली हर वस्तु जिसका कोई ना कोई द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरती है, वह वस्तु पदार्थ कहलाती है। और जो पदार्थ होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। जैसे आपने स्कूल में, स्कूल टाइम में या आपने स्कूल में चौक तो होती है। चौक क्या है, एक पदार्थ है, एक सॉलिड है, यानी एक ठोस है। जब हम उसको तोड़ के छोटे छोटे मतलब पाउडर फॉर्म में बना लेते हैं तो देखते हैं उसमें छोटे छोटे कण होते हैं और उन्हीं कणों से तो वो मिलकर एक ठोस का फॉर्म लेती, एक ठोस का रूप लेती है। तो वो क्या है, एक पदार्थ है। तो जैसे हम उदाहरण अपने चौक का ही ले लेते हैं। चौक, जैसे मेरे हाथ में क्या है, मार्कर, ये सब क्या है, पदार्थ है। जैसे पानी हो गया, हवा हो गई, ये सब के सब क्या है, पदार्थ है। अब हम पदार्थ का भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण देखते हैं। दोस्तों, भौतिक अवस्था के आधार पर हमने पदार्थ को 3 अवस्थाओं में बांटा है। पहली है ठोस, दूसरी है द्रव और गैस। अब दोस्तों, जब ठोस होता है, इस ठोस को सबसे पहले जब हमारे वैज्ञानिकों ने माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा, यानी जब इसको माइक्रोस्कोप से देखा गया तो इसके कणों की संरचना कुछ इस प्रकार की दिखी। यानी हमें कुछ इस प्रकार की इसकी कणों की संरचना क्या है, देखने को मिलती है। वही जैसे लिक्विड है, द्रव है, इस द्रव के कणों की संरचना हमें कुछ इस प्रकार देखने को मिलती है। ठीक है। गैसों की जब हमें माइक्रोस्कोप से देखा गया तो उसमें इसके कणों की संरचना कुछ इस प्रकार मिली। अब दोस्तों, इनके कणों की संरचना का इसका क्या मतलब है, इसको समझने से पहले हम 2 टर्म्स की बात करते हैं, 2 चीजें हम देखते हैं। पहली हम बात करते हैं अंतराणविक बल और दूसरी बात करते हैं हम अंतराणविक दूरी, यानी इसे बोलते हैं इंटरमोलिक्यूलर फोर्स और यह है इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस। सबसे पहले तो इनका मतलब समझते हैं। देखो, ये जो 2 कण हैं, जैसे मान लो ये 2 अणु हैं, 2 मॉलिक्यूल हैं, इन दोनों के जो बीच, यानी यहां से लेकर इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है ना, यहां से लेकर यहां तक की, इस डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, इंटर
मोलिकुलर डिस्टेंस यानी अंतराणविक दूरी। और इन दोनों के बीच जो लगने वाला बल है, यानी दो मॉलिक्यूल के बीच जो लगने वाला बल होता है, उसको हम क्या कहते हैं? अंतराणविक बल कहते हैं। अब दोस्तों, जहां पे अंतराणविक बल जितना ज्यादा होगा उनमें डिस्टेंस बहुत कम होगी। जैसे कि इन दोनों मॉलिक्यूल के अंदर इंटरमोलिकुलर जो फोर्स है वो सबसे ज्यादा है, तो इनकी डिस्टेंस क्या है? कम है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत ही कम है। तो हम एक छोटी सी ट्रिक बनाते हैं जिसके जरिए आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि अंतराणविक बल को हम प्यार का नाम दे देते हैं, यानी ये क्या होता है? अणुओं के बीच प्यार। और ये जो इंटर आणविक, ये जो अंतराणविक जो दूरी है, इसको हम क्या नाम दे देते हैं? दूरी। अब अक्सर आपने प्यार का नाम तो सुना ही होगा कि जिस फैमिली में प्यार जितना ज्यादा होता है उनके बीच दूरी उतनी ही कम होती है। या जो दो लोग हैं जिनके बीच प्यार जितना ज्यादा होगा उनके बीच दूरी उतनी कम होगी। तो वही बात है कि अगर जिन अणुओं के बीच क्या है? दूरी कम, इसका मतलब उनमें बल क्या है? ज्यादा है। अब दोस्तों, इसको ही हमने क्या कहा कि प्यार जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल दूरी के होता है, यानी दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी अगर ये बढ़ता है तो दूरी कम हो जाती है, और अगर जिन के बीच में प्यार कम होता है वहां पे दूरियां क्या होती है? हमेशा ज्यादा देखने को मिलती है। तो अब हम क्या करते हैं? देखो, इनके बीच में क्या है? डिस्टेंस कम है। डिस्टेंस कम है यानी दूरी कम है, तो इनके बीच प्यार ज्यादा है, यानी टोसों के कणों के बीच प्यार क्या है? सबसे ज्यादा है। इसका मतलब अंतराणविक बल क्या है? सबसे ज्यादा। तो टोसों में अंतराणविक बल सबसे ज्यादा होता है। सर्वाधिक, यानी अंतराणविक जो बल है वो क्या है? सर्वाधिक पाया जाता है। जबकि दूरी क्या होती है? दूरी कम होती है। अब वही बात हम ध्रुव की करते हैं। ध्रुव के कोणों में जो डिस्टेंस होती है वो टॉस के कणों से क्या होती है? थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो इसका मतलब इनमें जो इनके अणुओं के बीच जो प्यार होता है वो क्या होता है? टॉसों की बजाय कम होता है। यानी यहाँ पे ये जो अंतराणविक बल था वो सबसे ज्यादा था, जबकि यहाँ पे ध्रुव टॉसों से कम है। लेकिन देखो, गैसों से तो ज्यादा ही है, यानी गैसों के अणुओं के बीच क्या है? डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। और जहाँ पे डिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है वहां पे प्यार कम होता है। इसका मतलब अंतराणविक बल क्या होता है? सबसे कम होता है। तो यहाँ पे क्या है? दूरी टोसों से क्या है? ज्यादा है। सॉरी, टोसों से ज्यादा है, गैसों से कम है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो अंतराणविक बल है, यानी अंतराणविक जो बल है वो क्या है? टोसों से ज्यादा व सॉरी यहाँ पे जो अंतराणविक बल है वो क्या है? टोसों से कम, यानी अंतराणविक बल जो है वो टोसों से क्या है? कम है, और गैसों से ज्यादा है। क्या है? गैसों से ज्यादा है। जबकि दूरी की बात करें तो दूरी यहाँ पे क्या है? टोसों से ज्यादा, टोसों से ज्यादा, और गैसों से क्या है? कम है। ये इनकी डिस्टेंस की बात हुई। अब हम बात करते हैं गैसों की। गैसों में हमें क्या देखने को मिलता है
कि इनके कणों के बीच डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। यानी एक कण अगर यहाँ पे है तो दूसरा कण आपको वहाँ मिलेगा, तीसरा कण आपको उधर मिलेगा। तो इस प्रकार गैसों में जो गैसों के जो अणु के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। इसका मतलब उनके अंदर अंतराणिक बल जो होता है वो सबसे कम होता है। यानी अंतराणिक जो बल होता है, अंतराणिक बल सबसे कम और दूरी ज्यादा, और दूरी क्या है, ज्यादा है। दोस्तों जैसे हमने अंतराणिक बल, अंतराणिक दूरी इनकी बात करी, अब हम इनके कुछ एडिशनल जो फैक्टर हैं उनकी बात करते हैं। तो दोस्तों जो टॉस होते हैं, सबसे पहले तो देखो ये एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। ये एक पानी की बोतल है, इस बोतल में ये जो बोतल है वो क्या है, टॉस है, जबकि इसके अंदर पानी भरा हुआ है। ये पानी क्या है, लिक्विड है, और इसके ऊपर क्या है, गैस है। तो मतलब ये तीनों का एग्जाम्पल हमें देखने को मिल गया। अब देखिए सबसे पहले हम आकार की बात करते हैं। तो आकार समझिए कि इस बोतल का जो आकार है वो कैसा रहेगा। मैं यदि इसको दूसरी जगह उठा के रख दूं तब भी आकार वैसा का वैसा ही रहेगा। यानी टोसों का आकार कैसा होता है, निश्चित होता है। लेकिन ये जो पानी है, इस पानी को मैं इस तरीके से कर दूं तो ये देखो इसका आकार कैसा हो गया, अब लंबा हो गया। यदि इस पानी को मैं किसी बीकर में डाल दूं या किसी भगोने में डाल दूं तो ये बीकर के आकार का ग्रहण कर लेगा या फिर भगोनी के आकार जैसा ग्रहण कर लेगा। तो इसका मतलब आकार हम क्या कह सकते हैं कि द्रव का आकार जो होता है अनिश्चित होता है, यानी बदल जाता है, निश्चित नहीं होता है। जबकि गैसों का आकार कैसा होता है, तो गैसों का आकार भी कैसा होता है, अनिश्चित होता है। यानी यदि गैस को मैं, जैसे मान लो हम अगरबत्ती का एग्जांपल लेते हैं, हम अगरबत्ती को जला के उस पर भगोनी रख देते हैं तो उसकी धुएं केवल भगोनी में ही रहेगी। लेकिन जैसे ही हमने उसको हटाया तो वो हटाते क्या होगी, पूरे रूम में फैल जाएगी, यानी वो इस रूम के आकार को ग्रहण कर लेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि गैसों का आकार भी कैसा होता है, अनिश्चित होता है। तो हम लिखते हैं इनको, यानी इनका आकार कैसा होता है, निश्चित होता है। ध्रुव का आकार कैसा होता है, अनिश्चित होता है, और इनका आकार भी कैसा होता है, अनिश्चित होता है। अब हम आयतन की बात करते हैं। आयतन किसे कहते हैं, तो आयतन जो वस्तु जितना स्थान घेरती है उस स्थान को हम क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। अब जो टॉस होते हैं, टॉसों का जो आयतन होता है वो निश्चित होता है। यानी जैसे किसी आइस क्यूब को मैं किसी पात्र में डाल देता हूं तो उसका जो आयतन होगा वो उतना का उतना ही रहेगा। यदि उस आइस क्यूब को मैं किसी दूसरे बीकर में डाल दूं तब भी उसका जो आयतन है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। लेकिन द्रव की बात करें, अब मेरे पास जैसे इस बोतल में ये पानी यहां से यहां तक भरा हुआ है, यदि इस पानी को मैं किसी दूसरे पात्र में डाल दूं और ये जो पानी है वो हम मानते हैं कि 100 ml है, 100 ml पानी है, या ये मान ले हाँ 100 ml पानी है। यदि इस 100 ml पानी को मैं किसी दूसरे बीकर में डाल दूंगा तो क्या उसका आयतन चेंज हो जाएगा क्या, भाई नहीं, 100 ml की बजाय वो 200 ml हो जाए, ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं। यानी 100 ml पानी डालूंगा तो 100 ml ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि द्रव का आयतन निश्चित होता है। सबसे कंफ्यूजन वाली जो बात होती है वो आयतन में ही होती है, क्योंकि ठोसों का आकार निश्चित है, द्रवों का आकार अनिश्चित है। लेकिन आयतन, आयतन क्या है, तो ठोसों का आयतन निश्चित है, यानी जैसा है वैसा का वैसा ही। अब कई लोग क्या कर देते हैं कि ठोसों का आकार निश्चित है इसका मतलब आयतन भी निश्चित है, और वो द्रव का आयतन क्या कर देते हैं, अनिश्चित कर देते हैं, जबकि वो गलत है, ये सही है। यानी आयतन कैसा होता है, निश्चित होता है। यानी हम किसी बीकर के अंदर अगर 100 ml वाटर लेते हैं
और यदि मैं उसे किसी इस तरीके के पात्र में डाल दूंगा तो वो क्या करेगा, इसके जैसा आकार ग्रहण कर लेगा, यानी आकार तो इसके जैसा हो गया। लेकिन जो आयतन है, यानी जो पानी 100 ml था, ये 100 ml ही पानी इसके अंदर भी रहेगा। आई बात समझ में? ये इनकी कहानी थी। अब हम गैसों की बात करते हैं। जैसे मैंने ये कोई अगरबत्ती जला दी है, मान लो ये अगरबत्ती से धुएं उठ रही और मैंने इसको एक इस पात्र में क्या कर दिया, ढक दिया, इस पात्र से ढक दिया। अब जो धुएं हैं वो ये धुएं इस पात्र में क्या हो रही है, इकट्ठा हो रही है। क्या हो रही है, इस पात्र में इकट्ठी होती जा रही है। इस पात्र को फुल कर दिया, यानी इसका जो गैसों का आकार क्या था, इसके जैसा था। इसके जैसा था यानी इस पात्र के जैसा था। आयतन भी इसके जैसा ही है। लेकिन अब मैं क्या कर देता हूं, इसको हटा देता हूं। अरे इसको मैंने क्या कर दिया, ये लो हटा दिया। अब ये पूरा बड़ा रूम है, ये एक क्या है, रूम है। इस रूम में ये अगरबत्ती जल रही है। अब इस जैसे मैंने इस पात्र को हटाया, ये जो गैस है वो इस रूम के जैसा आकार क्या कर लेगी, ग्रहण कर लेगी। इसका मतलब आकार इस जैसा हो जाएगा और आयतन भी इसका क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। इसका मतलब क्या कह सकते हैं, तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि गैसों का जो आकार है वो निश्चित होता है और जो आयतन है वो कैसा होता है, अनिश्चित होता है। यानी इसका मतलब आयतन भी क्या होता है, अनिश्चित होता है। आई बात समझ में? कंफ्यूजन केवल आपको इतना ही है कि द्रव को केवल ध्यान रखना है, यानी आयतन अनिश्चित होता है और आकार कैसा होता है, अनिश्चित होता है और आयतन कैसा होता है, निश्चित होता है। दोस्तों अब हम घनत्व की बात करते हैं। घनत्व की बात को करने से पहले हम उसको समझते हैं। जैसा कि हमारे पास ये इतनी सी जगह है, दूसरी जगह हमारे पास ये है और दूसरी तीसरी जगह हमारे पास ये है। अब दोस्तों ये जो जगह है, ये मान के चलता हूं मैं 100 फीट की जगह है और यहाँ पे भी मैं मान के चलता हूं कि ये भी 100 फीट है और इसको भी मैं मान के चलता हूं कि ये भी 100 फीट है। यानी मतलब तीनों की जगह बराबर है। अब इस जगह पे, इतनी सी जगह पे जैसे मान लो मेला लगा हुआ है क्या लगा हुआ है, मेला लगा हुआ है। अब इस इतनी सी जगह पर 10,000 व्यक्ति खड़े हैं। 10,000 व्यक्ति, कितने, 10,000 व्यक्ति। जबकि इस जगह पर केवल 1,000 व्यक्ति ही खड़े हैं। केवल कितने, 1,000 व्यक्ति ही खड़े हैं और इस 100 वर्ग जगह पर केवल 10 आदमी खड़े हैं। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे सबसे ज्यादा व्यक्ति कहां पे है, यहाँ पे। इसका मतलब सबसे ज्यादा डेंसिटी कहां पे होगी, इस जगह पे होगी और बीच का ये है, सबसे कम इसमें होगी। इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि जहां पे अणुओं की संख्या में सबसे ज्यादा होगी, यानी अणुओं की संख्या क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। इसका मतलब किसकी ज्यादा होगी, ठोसों में अणुओं की संख्या सबसे ज्यादा होगी। जबकि गैसों में कण क्या है, दूर दूर है, तो इसका मतलब इनका घनत्व ठोसों से कम है। जबकि गैसों में क्या है, गैसों में कण बहुत दूर दूर है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो घनत्व है वो सबसे ज्यादा किसका होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि ठोसों का घनत्व क्या होता है, सर्वाधिक, सबसे ज्यादा होगा। जबकि द्रवों का जो घनत्व होता है वो क्या होता है, ठोसों से कम, यानी क्या होगा, ठोसों से कम होगा और गैसों से क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी गैसों से क्या होता है, ज्यादा होता है। जबकि हम गैसों के घनत्व की बात करें तो ये क्या होता है, ठोसों व द्रवों से कम होता है। कम या यूं कह दें नगण्य के बराबर होता है, मतलब नगण्य नहीं कह सकते, कम होता है, ठोसों से कम। अब हम एक और गुण है जो संपीड़िता, संपीड़यता, ये क्या है, संपीड़िता क्या है। संपीड़िता हम उसे कहेंगे यानी दबाया जाने का गुण। यानी जैसे ये बोतल है, इस बोतल को मैं कितना दबा सकता हूं। अब ये जो ठोस है, इसको जितना दबाऊंगा
वो उसका क्या है, संपीड़िता वाला गुण। तो टोस को मैं नहीं दबा सकता। जैसे ये मान लो हाथ में मार्कर है, अब इसको मैं कितना दबाऊं, इसको दबाऊं, दब नहीं सकता। इसका मतलब क्या होती है, संपीड़िता का जो गुण होता है वो टोसों में सबसे कम होता है, यानी संपीड़िता का गुण क्या होता है, सबसे कम होता है। लेकिन ध्रुव को क्या दबा सकते हैं क्या? जी बिल्कुल, हम ध्रुव को थोड़ा बहुत तो दबा ही सकते हैं, थोड़ा बहुत उसको डेंस कर सकते हैं। इसका मतलब इसका जो संपीड़िता का गुण है वो टोसों से तो क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी संपीड़िता का गुण जो होता है ध्रुवों में वो टोसों से ज्यादा होता है, लेकिन याद रखना गैसों से क्या होता है, कम होता है। अब आप कहेंगे क्यों सर, उदाहरण दो में। तो भाई उदाहरण ये है, तुम्हारे घरों में एलपीजी का ये सिलेंडर आता है, अपने घरों में जो सिलेंडर आता है उसमें गैस किस तरह से भरी जाती है, तो वो गैस इसी तरह इसी टाइप से तो भरी होती है भाई। उसको बिल्कुल बहुत सारी गैस को दबा के और उसको हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे उसको भरा जाता है, हाई प्रेशर पे, तभी तो वो क्या होती है, उसमें जमा होती है, यानी सिलेंडर भरा होता है। तो इसका मतलब इसके अंदर क्या होती है, सबसे ज्यादा जो संपीड़िता का गुण होता है वो क्या होता है, सर्वाधिक। आई बात समझ में? यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो टोसों का एग्जाम्पल जैसे बर्फ हो गई, ये सबसे जाना माना एग्जाम्पल है, बर्फ हो गई। जैसे इसका एग्जाम्पल कौन है, जल है, यानी पानी है, ठीक है। और इसका जो एग्जाम्पल कौन हो गया, जैसे जल वाष्प, जल वाष्प ये भी गैस का उदाहरण है। जैसे वायु, वायु क्या है, वायु भी गैस का उदाहरण है। जैसे बर्फ में हम और किन किन को ले सकते हैं, जैसे हम नमक ले सकते हैं, शर्करा ले सकते हैं, यानी शक्कर ले सकते हैं, आदि यदि ईटीसी। जबकि जल में हम और क्या ले सकते हैं, जैसे हम दूध ले सकते हैं, ठीक है, एल्कोहल ले सकते हैं, यानी एल्कोहल, आदि आदि। तो दोस्तों ये हमारा पदार्थ हुआ, पदार्थ को हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम इससे आगे जो टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जैसे जैसे कि पदार्थ को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, जैसे तापमान है, दाब है, ताप, फिर ताप इनको मतलब जो पदार्थ है उसको कैसे प्रभावित करता है, दाब पदार्थ को कैसे प्रभावित करता है, गुप्त ऊष्मा क्या होती है, प्रसुप्त ऊष्मा क्या होती है, वाष्पीकरण क्या होता है, हम इनकी चर्चा अगले वाले आने वाले जो लेक्चर हैं उनमें करेंगे। धन्यवाद।